शिखर सम्मेलन देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज की ये खास पेशकश और बदलते भारत की बदलती तस्वीर को और करीब से जानने के लिए हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं एक बेहद खास और बहुत ही प्रभावशाली मेहमान। मध्य प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, काफी लोकप्रिय नेता हैं। वैसे तो इन्हें जगत मामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बकरे से लेकर पेट में पल रहे एक नवजात शिशु के लिए इनके पास योजनाएं उपलब्ध हैं। और शायद यही वजह है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 11 साल सफलतापूर्वक कार्यालय में पूरे किए हैं। तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और उनके साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। शुक्रिया नेहा आपका। धन्यवाद आपको भी। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 11 साल तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी संघ और संगठन दोनों में बराबर की पकड़ है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस रूप में लगा सकते हैं कि अपने मध्य प्रदेश में प्यार से इन्हें सभी मामा कहते हैं, और इनकी विनम्रता, सहजता, इनके वो गुण हैं जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग अलहदा खड़ा कर देते हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री का बहुत स्वागत है सर शिखर सम्मेलन में। तो इसके पहले सवालों के सिलसिले की मैं शुरुआत करूं, मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप अपना संबोधन दें। सबसे पहले तो धन्यवाद एबीपी न्यूज को आपके सामने बोलने का अवसर दिया। मेरा देश बदल रहा है, ये केवल नारा नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको देश की जनता स्वीकार कर रही है। और सचमुच में आज अगर आप देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ है, फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं, आर्थिक विकास दर बढ़ रही है, महंगाई घट रही है। एक के बाद एक देश में जो फैसले हुए हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और अभी अभी जो एक योजना आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसने गरीब बहनों की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भरे हैं। नौजवानों के लिए जितनी योजनाएं हैं, मुद्रा बैंक की योजनाओं से गरीबों को लोन मिलना, कारोबार करना बहुत सहज हुआ है, बहुत सरल हुआ है। विदेशों के मोर्चे पर भी अगर देखें तो पहले आलोचना होती थी, लेकिन उसके कारण भारत का जो असर और प्रभाव पूरी दुनिया में एक वैश्विक नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा है, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों के मन में देश के लिए एक अलग स्नेह, आत्मीयता और प्रेम जगाया है। सामने चाहे आतंकवाद का करना हो या किसानों के लिए योजनाएं बनानी हो, प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अब अभी नोटबंदी का मामला है। मैं मध्य प्रदेश के अनुभव से कह सकता हूं, आतंकवाद, काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के इस कदम के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले लिए गए जो बताते हैं कि भारत तेजी से बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते मैं ये कह सकता हूं, पहला जो बड़ा फैसला हुआ, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता था केवल 32%। 14वें वित्त आयोग ने भी सिफारिश की थी, प्रधानमंत्री जी ने मानी, और अब 42% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक और पहल की
वो केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की टीम को टीम नहीं मानते, वो तो है ही उनकी टीम। लेकिन नीति आयोग में सब मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित करके उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर भी एक टीम है, टीम इंडिया। बिना किसी भेदभाव के हर राज्य कैसे आगे बढ़े इसकी कोशिश हो रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य विकास की दृष्टि से अगर इस प्रदेश को देखेंगे तो कभी ग्रोथ हमारी विकास दर माइनस हुआ करती थी। आज लगातार 8 साल से डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल की है मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने, 10+ है हम। सड़कों की स्थिति यह थी कि पता ही नहीं चलता था गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। कई जगह अवशेष मात्र शेष रह गए थे। 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। लोग कहते थे बिजली नहीं आती, बिजली के बिल ही आते हैं, छोटे मोटे नहीं आते, लंबे चौड़े आते हैं। आज पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। 2900 मेगावाट की उपलब्धता से बढ़ा के आज हमारे पास 18,000 मेगावाट बिजली है। समस्या बिजली की कमी की नहीं, समस्या ये कि बिजली ले कहां जाएं, क्योंकि स्टोर करके रखी नहीं जा सकती। और सिंचाई का उदाहरण मैं एक जरूर देना चाहूंगा जिसने मध्य प्रदेश को बदल दिया है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की जो क्षमता सृजित हुई थी वो आजादी के पहले की और आजादी के बाद की हमारी सरकार आने तक की, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सब मिला के थी 7.5 लाख हेक्टर। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 40 लाख हेक्टर जमीन में मध्य प्रदेश में हम सिंचाई करते हैं। हमने रिवर लिंकिंग जो प्रोग्राम अटल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश में साकार किया। नर्मदा जी के पानी को 300-350 मीटर लिफ्ट करके 90 किलोमीटर दूर छिपरा में ले गए। अब गंभीर, कालीसिंध, पार्वती में ले जा रहे हैं। पर ड्राप मोर ड्राप का सपना भी, संकल्प भी हम साकार करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 4 साल से 20+ है, 20% के ऊपर। देश नहीं दुनिया में नंबर 1 है कृषि विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश। जब यूपीए की सरकार थी तो वो भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड देती थी। और आज जब एनडीए की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमें कृषि कर्मण अवार्ड दे रही है। खेती में अभूतपूर्व प्रगति मध्य प्रदेश ने की है। लेकिन केवल परंपरागत खेती नहीं, अब हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, हार्टिकल्चर, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। हम तेज गति से ये संकल्प करके बैठे कि 5 साल में किसानों की आय दुगनी करके छोड़ना है। ये नारा नहीं है, संकल्प है मेरा, जिसको पूरा कर कर ही मैं चैन की सांस लूंगा। एक नहीं अनेकों उपाय उस दिशा में हम लोगों ने किया। फूड प्रोसेसिंग की तरफ तेजी से मध्य प्रदेश को हम बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, हमने कहा मेक इन इंडिया के लिए मेक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट की नई डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। हमारे पास समुद्र तट नहीं है, ये बात सही है। हमारे पास पोर्ट नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है हमारा। लेकिन इसके बाद भी निवेशक लगातार देश से और दुनिया से भी मध्य प्रदेश में तेजी से आ रहे हैं। हमारी औद्योगिक विकास दर भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सोशल सेक्टर में जो काम किए, देखिए मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो कहे कि विकास दर इतनी है और मैं फूल जाऊं। विकास का प्रकाश जब तक गरीब आदमी तक नहीं पहुंचे, आम आदमी तक नहीं पहुंचे, तब तक वो विकास भी बेईमानी है। केवल कुछ हाथों में पैसा और कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये ठीक नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश में विकास के प्रकाश को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमने कई तरह की योजनाएं बनाई। अगर हम कहें कोई आलोचना कर सकता है, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम ये आम आदमी को चाहिए। और रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक मध्य प्रदेश में हमने दिया। लोगों ने पहले आलोचना की कि तो खजाना लुटा रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प था 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए। लोगों का 29 दिन की मजदूरी का क्या करेंगे? हम क्या रेडियो खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, कोई टीवी भी खरीद लेगा। गरीबों को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। उनकी बच्चों की आंखों में भी सपने होते हैं। हमने दूसरी चीज तय की, मध्य प्रदेश में किसी को, ये शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो कानून बना के ये सुनिश्चित कर रहा है कि जमीन के टुकड़े के बिना कोई नागरिक नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक तो हर एक होगा। ये दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई लोग जमीन के टुकड़े के लिए तरस जाए, जहां जगह मिले पन्नी डाल के रहने लगे और बाद में फिर प्रशासन परेशान करे, दबंग परेशान करे। आखिर भगवान ने इस धरती पर भेजा तो इतनी जमीन पर तो उनका हक है कि वो अपना मकान बना सके और उनके बच्चे कह सकें कि ये घर मेरा है। मध्य प्रदेश कानून बना के सपने को साकार करेगा मध्य प्रदेश की धरती पर, यह हमने फैसला किया है।
प्रधानमंत्री जी की हाउस फॉर ऑल योजना है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की और योजनाओं को मिला के हम बिना मकान के किसी को नहीं रहने दे रहे। इलाज के लिए हमने बहुत पहले से व्यवस्था की है कि लोगों को पैसा खर्च ना करना पड़े। अनेक तरह की योजनाएं, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपसे बात भी करना है मुझे। और उसके साथ साथ शिक्षा के मामले में एक जो क्रांतिकारी चीज हम कर रहे हैं वो मैं जरूर आज आपको बताना चाहूंगा। आपने मुझे अभी बताया कि मुझे मामा कहते बच्चे, अब तो बच्चे क्या बड़े भी मामा कहने लगे। सचमुच में जगत मामा हो गया। लेकिन बच्चों ने मामा कहना इसलिए शुरू किया कि मैंने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई बेटियों के लिए। हम बात बहुत करते हैं बेटी बचाओ। एक जगह मैं बोल रहा था कि बेटी बचाओ, बेटी के नहीं है तो कल नहीं है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था। एक बुजुर्ग मां खड़ी हो गई कि बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, भाषण बड़े बड़े दे रहा है, लेकिन बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो शादी में दहेज का इंतजाम कर तू करे आएगा। आ गया भैया भाषण देने। मुझे लगा कि जब तक बेटी बोझ रहेगी तब तक बेटी को आने से लोग रोकेंगे, कोख में मरती रहेगी। और इसलिए हमने कहा बिटिया को वरदान बनाएंगे। इसलिए हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया कि बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम से उसके माता पिता के अकाउंट में जमा कर देंगे। उसको पढ़ाई से जोड़ा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी। ये मेरा सपना था जो मध्य प्रदेश में हमने साकार किया। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये हर साल और पाए। और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश में लोग शादी की चिंता भी नहीं करते। मामा मुख्यमंत्री भांजी की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हमने बहन को और बेटी को दिया कि सरकार चलाने के सूत्र जब तक माता बहन के हाथ में नहीं आएंगे, बेटी के हाथ में नहीं आएंगे, तब तक सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम नहीं होगा। और अब तो हमने केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ के शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन और बाकी सभी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन बेटियों को कर दिया। 33% बेटियां पुलिस अफसर से लेकर कांस्टेबल भी बनेगी। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के मध्य प्रदेश की बेटियां दिखाएगी। यह हमने सोचा था। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक अलग राज्य, लेकिन मैं मामा की बात कर रहा था तो बेटियों ने सबसे पहले मामा कहना शुरू किया। बाद में भांजे भी आ गए कि मामा बेटियों पर बड़ा ध्यान रख रहे हो, उनको साइकिल दे दी, हम पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दे दो मामा। तो हमने उनको भी देना शुरू कर दी, तो बेटे भी मामा कहने लगे। और अब उन भांजे भांजियों के लिए एक योजना बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं जहां जाता हूं मुझे बच्चे चिट्ठियां देते हैं, बेटे भी देते हैं, बेटियां भी देती हैं, और चिट्ठी में एक ही बात लिखी रहती, मामा हमें टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन हमारे माता पिता के पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, हम उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। मैंने फैसला किया है 2017 में जो योजना बनेगी वो हर समाज के और हर वर्ग के बच्चों को टैलेंट के आधार पर ट्रांसपेरेंट परीक्षा के जरिए, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है और किसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस में होता है, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बच्चों के टैलेंट के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, और इसलिए मैं मामा हूं और मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे मुझे मामा कहते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया शिवराज जी। चूंकि अपने तकरीबन 10 मिनट के संबोधन में आपने सबसे ज्यादा बेटियों की बात की, तो पहला सवाल मैं उसी से जुड़ा हुआ ले लेती हूं। सेक्स रेशियो में आपका राज्य 21वें स्थान पे खड़ा है, 931 लड़कियां 1000 पुरुषों पर। ये स्थिति मध्य प्रदेश में क्यों है, अगर आपने बहुत ज्यादा काम वहां पे किया है तो? पहले अगर आप आंकड़े देखें तो 912 थे जी, 1000 पे 912 से बढ़ के 931 तक पहुंचे हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि रातों रात सेक्स रेशियो चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब बदल रहा है, 0 to 6 देखेंगे तो ये सेक्स रेशियो बदल रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पे, चूंकि आंकड़ों के जरिए आपने मध्य प्रदेश की एक बड़ी तस्वीर खींचने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस सफलता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी बातों को मैं पूरी तरह से सही मानूं तो नरेंद्र मोदी जी के नोटबंदी ने उसमें रोड़ा लगा दिया है? मैं तो ये मानता हूं कि ये फैसला ऐतिहासिक है, कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ये देशभक्ति के भाव से भरा हुआ कोई युग पुरुष प्रधानमंत्री ही ये हिम्मत कर सकता है जो देश के हित में इतना बड़ा फैसला ले ले। पूरा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। मैं अपने अनुभव के आधार पर
लोग लाइन में लग के भी ये कह रहे हैं कि धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, काले धन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आपने इतना ऐतिहासिक फैसला किया है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ कहां दिख रहा है? बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं अभी हाल ही में नए नोट छपने के बाद, जिनके घर से नोटों की बरामदगी हो रही है। अभी दक्षिण भारत में आज सुबह हमने खबर पढ़ी और हर रोज इस तरह की तस्वीर जो गैर कानूनी काम करेगा वो कोई भी हो, इस सरकार में जेल जाएगा। कौन कहां का है ये सरकार कभी नहीं सोचती। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का फैसला लेकर अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दांव खेला है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं? प्रधानमंत्री दांव नहीं खेलते, प्रधानमंत्री देश हित में फैसले करते हैं और बड़ी दबंगता से, बड़ी हिम्मत से, बड़े साहस से उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इसी में देश का भला है। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है नहीं, मेरा पक्का विश्वास। फायदे की उम्मीद राजनीतिक स्तर पर कितना कर रहे हैं आप? देखिए, हम राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखते, लेकिन जहां तक राजनीतिक नफा नुकसान देखना है तो उसमें भी रिसेंटली जितने चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में भी विजयश्री प्राप्त की। जिन राज्यों में सरकार थी वहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां भी वोट बैंक बढ़ाए। नॉर्थ ईस्ट में हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो हर स्थिति में जनता ने इस फैसले का समर्थन किया है। सबसे ज्यादा खबरें अगर हम कहीं की पढ़ते हैं काले धन को लेकर, अफसरों या फिर सरकारी मुलाजिमों की, कि यहां से पकड़ा गया, यहां पर रेड पड़ी, तो वो है मध्य प्रदेश। ज्यादातर खबरें वहां से सामने आती हैं। नोटबंदी के बाद वहां पर कैसा असर देखने को मिलेगा? पहले तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे यहां इसलिए आती कि मैं पकड़ता हूं, जो पकड़ेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कहां से? कौन सा राज्य में छापे मारे गए? मैंने छापे मारे, लोकायुक्त को अधिकार दिया और ये तय किया कि प्रथम दृष्टया अगर किसी के पास आय से अधिक संपत्ति तो मारो छापे, संपत्ति राजसात करो। हम संपत्ति राजसात करते हैं। आंगनबाड़ी और स्कूल हमने कई प्राइवेट बिल्डिंग्स में खुलवा दिए। मुझे कई लोगों ने ये कहा कि टेलीविजन में चलता है तो बदनामी होती है प्रदेश की। मैं ये कहता हूं कि बाकी किस प्रदेश में छापे मारते? मैंने छापे मारे, लोग पकड़े गए और मुझे इसका गर्व है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इसको सही माना है। कोई कहीं गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। छोटे मोटे टेलीविजन में न्यूज आ गई कि इतना निकल रहा और हम डर गए, उससे काम नहीं चलने वाला। गड़बड़ अगर कहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन जारी रहेगी। लेकिन एक और सवाल, नोटबंदी को लेकर ज्यादातर लोगों की यही राय है, फैसला एक हद तक सही है, काले धन पर लगाम लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अचानक से लिया गया फैसला है, जिसने लोगों की मुश्किलें, उनकी परेशानियों को बहुत बढ़ा दिया है। जिनके घरों में शादियां हैं वो महिलाएं रो रही हैं। सर देखिए, टीवी डिबेट में अलग अलग पक्ष के लोग आते हैं, वो ये बात कह सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं लोगों की बात कर रहा हूं। मैं लोगों की बात कर रहा हूं। मैं लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार लोगों के बीच रहता हूं, लगातार लोगों के बीच जा रहा हूं। आम जनता ने इस फैसले का बहुत स्वागत किया है। परेशानी थोड़ी है तो वो मानते हैं काले धन को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लाजमी तो थोड़े दिन थोड़ी परेशानी होगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 50 दिन तकलीफ हो सकती है, लोग उस तकलीफ सहने को तैयार है, लेकिन फैसले को अच्छा मान रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। यानी कि 26 दिन का हमें और इंतजार करना होगा। नोटबंदी का आज 24वां दिन है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ सवाल मैं ले लेती हूं और उसके बाद मैं जेल ब्रेक और उसके बाद हुए एनकाउंटर वाले सवाल पर आऊंगी। ये अर्पित अवस्थी हैं, इनका सवाल है, आपकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, वहीं आपके राज्य में व्यापम घोटाला हुआ। इस मामले में आपके परिवार के सदस्य का नाम भी सामने आया। देखिए, बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। कई लोगों मानहानि के मामले में अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं से दूर दूर तक संबंध इसमें है ही नहीं। व्यापम घोटाले में लेकिन शिवराज सिंह चौहान से एक बड़ी चूक हुई। बिल्कुल चूक नहीं हुई। मैं फिर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस के समय ट्रांसपेरेंट परीक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय अगर शिक्षक की भर्ती होती थी तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष और सीओ मिलकर कर लेते थे, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, इंटरव्यू होता था, जिसको जैसे नंबर देना होता था देते थे, और कई गड़बड़ियां होती थी जिसमें लोग शिकायतें करते थे, पकड़े जाते थे।
पुलिस की भर्ती अगर होती थी तो एसपी और आईजी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की भर्ती कर लेते थे, लोकल पेपर सेट करते थे, मैनुअल नापा तौली सीने की होती थी, दौड़ाने की होती थी, जिसको चाहते थे पास करते थे, जिसको चाहते थे फेल करते थे। पटवारियों की अगर भर्ती होती थी तो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर मिलकर कर लेते थे। जब इनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आई तो हमने कहा एक सेंट्रली व्यवस्था बनानी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें भर्ती की एक प्रक्रिया हो, जिसमें मेरिट के आधार पर भर्तियां हो। हमने वो व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को हमने इतना ट्रांसपेरेंट बनाया कि गड़बड़ अगर हुई तो पकड़ने वाले सबसे पहले हम थे, और गड़बड़ पकड़ने के बाद फिर हमने जांच के आदेश दिए। एसटीएफ को जांच के आदेश शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे और उसमें जो भी सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर कहीं थोड़ी गड़बड़ हुई तो वो पकड़ के कार्रवाई भी हमने की, और जब ऐसा लगा कि मामला सीबीआई को देना चाहिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमने प्रार्थना की कि अब इस मामले को सीबीआई देखे। अगला सवाल मैं शशिकांत गुप्ता जी का ले लेती हूं। उन्होंने पूछा है, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य में हार क्यों जाता है? आए दिन अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। हारे का हम तो जीत ही जीत रहे हैं, कहां हारे हम? अगर आप जनता का समर्थन चुनाव को मानते हैं, लोकप्रियता चुनाव में समर्थन को मानते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नंबर 1, आपने कहा हमने लोकायुक्त को इतना सशक्त बनाया, ईओडब्ल्यू को इतना सशक्त बनाया कि गड़बड़ है तो छापे मारो, संपत्ति राजसात करो, और 1 साल के अंदर भ्रष्टाचारी के खिलाफ फैसला होता है हमारे यहाँ। ये नहीं कि अनंत काल तक मुकदमे चलते रहे बुढ़ापे तक, और जब अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद फैसला हो। 1 साल के अंदर फैसला होता है और उसको सजा होती है। नंबर 2, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया, सिटीजन चार्टर को कानून में परिवर्तित हमने किया, और अफसरों का तय कर दिया कि फलाना काम बिल्डिंग परमिशन इतने दिन में देनी पड़ेगी, 7 दिन में, नल कनेक्शन इतने दिन में देना पड़ेगा। संबंधित अधिकारी ने नहीं दिया तो 8वें दिन उस पर जुर्माना लगेगा जो उसकी सैलरी से कटेगा, और हर्जाने के रूप में उसको दिया जाएगा जिसका काम देर से हुआ है। मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग, ई पेमेंट, ई मेजरमेंट की व्यवस्था वर्क्स डिपार्टमेंट्स में हमने लागू की, और मुझे कहते हुए गर्व है कि जो टेंडर पहले कोई 100 करोड़ का आता था अब वो 70 और 75 करोड़ पे आ गया। इस ट्रांसपेरेंसी के कारण जितने माफियाज थे उनको हमने मध्य प्रदेश की धरती पर खत्म किया। हर मोर्चे पर करप्शन से हमने लड़ाई भी लड़ी है, हम जीते भी हैं। इक्का दुक्का उदाहरण अगर मिलते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। कालाधन कमाने का मौका ही क्यों मिल जाता है अफसरों को? इस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले भोपाल जेल ब्रेक और उसके बाद एनकाउंटर को आप अपनी सफलता के रूप में भले देखें, लेकिन आपके विरोधी दिग्विजय सिंह इसे बड़ी साजिश बताते हैं, और जस्टिस काटजू ने तो यहां तक कह दिया है कि ये फेक एनकाउंटर है। देखिए, मैं चूंकि ये मामला अभी न्यायालय में भी कुछ लोग ले गए हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, वो तो बटाला हाउस से लेके कहीं भी कुछ हो उनको फेक लगता है, और वो ऐसे लोग जो राष्ट्रद्रोह तक की गतिविधियां करते हैं वो उनको अपना दोस्त मानते हैं। तो दिग्विजय जी की बात पे ना तो मैं भरोसा करता और ना पूरा देश भरोसा करता। अब उनके बयान को तो लोग मजाक की तरह लेते हैं और उनकी बात की गंभीरता कहीं रहती नहीं। उन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़ा है आपने। 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और आप उनके बयान को इतने हल्के में ले रहे हैं। खैर, मैं आ जाती हूँ अब मोदी जी की आप इतनी तारीफ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की ओर से लगातार ये कहा भी जाता है कि टीम इंडिया की तरह राज्यों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, लेकिन विपक्षी मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि वो तो किसी की सुनते ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा है? और वो तो आरोप तो इसलिए लगाते हैं कि विपक्षी हैं, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। दिक्कत भारत की राजनीति में आज ये हो गई है कि विपक्षी मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर दे तो नोटिस मिल जाता है कि तू मिल गया क्या उनसे। अब नीतीश कुमार जी ने विचारों ने समर्थन कर दिया नोटबंदी का, तो उनके गठबंधन के सहयोगी उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। मतलब सच बात हो, अच्छी बात हो, वो भी कह दो तो अपराध हो जाता है। तो नीतीश जी ने तो हिम्मत की, मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। वो राष्ट्रहित के फैसले का समर्थन करते रहे, लालू जी के दबाव में ना आए, लेकिन बाकी में इतनी हिम्मत नहीं, तो मैं क्या करूं। तो नीतीश जी को अपने साथ क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? नहीं, साथ का सवाल नहीं, एक मुद्दे पे वो साथ आए। एक मुद्दे पर वो साथ आए। आगे बढ़ते हुए अब वो गंभीर मुद्दा जो जाहिर तौर पर हम सबके ज़हन में है और हर रोज ये सवाल कचोटता है कि चुनावों के दौरान पाकिस्तान को बॉर्डर को लेकर मोदी जी जो कहते थे, चुनावों के बाद उनकी भाषा बदल क्यों गई? पाकिस्तान के मुद्दे पर बॉर्डर पे सर हमारे 7 जवान नगरोटा में शहीद हो गए। एक का अंतिम संस्कार तो आज ही होगा। क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है? फेल का सवाल नहीं है, भारत ने प्रभावी कार्रवाइयां की है।
अब ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें एक दिन में परिणाम नहीं आ सकता। बौखला के, झुंझला के, परेशान होकर जब दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग हो गया तो इस तरह की गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा है। हम दो बातें साफ कर देना चाहते हैं। एक, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे हमारी राज्य सरकारें और मुख्यमंत्री के नाते मैं स्वयं हूं, आतंकवाद को और गड़बड़ फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने दिखाया भी। पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार आतंकवाद के पोषक रहे हैं, उनको दुनिया में अलग थलग करने में हम सफल हुए हैं। हमने बड़ी प्रभावी कार्रवाइयां भी की है। अब कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन हम कहें कि रातों रात वो बदल जाएं। भारत प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहा है और मैं मानता हूं कि जिस ढंग से पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है, पाकिस्तान एक अलग कोने में खड़ा हुआ है। जिस ढंग से जवाब दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल तो हमने बहुत पीटा, लेकिन उसके बाद से हर रोज बॉर्डर पर एक के बाद एक शहादत की खबरें सामने आती हैं। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट इस पे नजर नहीं आती है। कभी प्यार दुलार, कभी नफरत। कभी हम शादी में शरीक होने चले जाते हैं अचानक से, कभी हम बर्थडे विश करने चले जाते हैं और कभी यहां से हम भाषण देते हैं। देखिए, जनता तो सवाल पूछेगी कि एक नीति क्यों अख्तियार नहीं की जाती पाकिस्तान को लेकर। प्रारंभ में कोशिश की, कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, और इसलिए प्रारंभ में ये प्रयास किया कि मित्रता के संबंध भी रहे, स्नेह के भी रहे, लेकिन अगर गड़बड़ की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये रुख भारत का है, रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे, लेकिन अभी स्पष्ट नीति तो नजर नहीं आती। नीति भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट है। हम आतंकवाद को देश पर अगर कोई हमला करेगा, छद्म हमला भी करेगा, तो उसको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे और सेना की ओर से जवाब दिया भी जा रहा है बॉर्डर पर। और अब आगे बढ़ते हुए मैं इस सवाल पर आ जाती हूं, नोटबंदी को लेकर जो देश में स्थिति बनी हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से अपने अध्यक्ष को कह दिया जाता है कि पार्टी के विधायकों और सांसदों का हिसाब किताब, वो अपने पैसों के लेन देन के बारे में सारी जानकारी पार्टी अध्यक्ष को दें। आपको लगता है कि खुद अपने ही बॉस को अगर अपनी जानकारी आप दोगे तो उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई अपने नेताओं पे की जाएगी? ये भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश क्या नहीं कर रही है बीजेपी? ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही ये साहस है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसने कितने पैसे जमा किए, इस फैसले के बाद वो अपना हिसाब किताब दें, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी देखेगी अगर कहीं कुछ हुआ होगा। लोगों के सामने कैसे आएगा? अरे, पार्टी जब ओपनली सबके सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो गड़बड़ होगी तो सामने भी लाएंगे। विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से मायावती और मुलायम जी की ओर से ये आरोप लगे हैं कि नोटबंदी के पहले ही अपने नेताओं को बता दिया गया था कि हम ये फैसला लेने जा रहे हैं और आप अपने पैसे सहेज कर रख लो। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक तरफ ये आरोप लगते हैं कि किसी को नहीं बताया, कानों कान खबर नहीं होने दी, वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं था, हवा नहीं लगने दी, खुद कर लिया, और दूसरी तरफ कहते हैं अपनों को बता दिया। सच बात यह कि जिनको पता नहीं चला उनके रखे रखाए रह गए, अब कागज हो गए तो हम क्या करें? मतलब आप लोगों को जानकारी नहीं थी पहले से। ठीक है, अगला सवाल। चूंकि 11 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 3 दिन पहले ही 29 तारीख को, और 29 नवंबर 2005 को आपने कमान संभाली थी मध्य प्रदेश की। आप मोदी जी की राह पर भी चल रहे हैं, एक तरह से मैं कहूं गुजरात छोड़कर वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं। तो सवाल भी आया है, और मेरा भी ये सवाल है, यहां पर बैठे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की दस्तक कब होगी? देखिए, मैं मोदी जी की राह पर चल रहा हूं विकास के मामले में। विकसित राज्य मध्य प्रदेश को मुझे बनाना, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में जैसा शानदार काम किया, हम मध्य प्रदेश में वैसा काम कर रहे हैं, और इसलिए अभी मध्य प्रदेश में ही काम करते रहना है। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करके मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की बात में ले जाके खड़ा करने का संकल्प भी है और सपना भी है, जिसको साकार करने में हम लगे। 2013-14 में भी मुझे याद है कि आपको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। एक अधिवक्ता है नितिन कुमार गौड़ जी, उनका ये सवाल है। भी कोई सच्चाई कही नहीं थी, किसी ने नहीं कहा ना किसी ने चाहा। एकमात्र प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी तब भी थे, अब भी है, कई वर्षों तक वो हमारा नेतृत्व करेंगे। अगला सवाल नितिन कुमार गौड़ जी का है, क्या शिवराज जी को हम देश का अगला प्रधानमंत्री मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सीधा सा सवाल। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2018 में। बिल्कुल।
लेकिन आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि आपकी ही पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपकी जड़ खोदने में लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। गुटबाजी भी तो चरम पर है मध्य प्रदेश बीजेपी के अगर अंदर। मध्य प्रदेश में गुटबाजी है तो अब तो आश्चर्य है कि फिर गुटबाजी कहते किसको है? आप मध्य प्रदेश आके देखिए, पूरी पार्टी एक है, सब मिल के साथ काम कर रहे हैं। मैं ऐसा सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हूं कि जिसको केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश की टीम तक का सबका सहयोग प्राप्त है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व की जो अवधारणा है उसको जमीन पर उतारने की हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। ये अगला सवाल रशीद किदवई जी का है। 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी का राजनीतिक भविष्य क्या है? हम अपना भविष्य थोड़ी देखते हैं, हमारे बारे में तो पार्टी फैसला करती किसको क्या काम करना है। हमारा काम तो ये है कि मध्य प्रदेश, जैसे आज मेरी तरफ जो जिम्मेदारी है पार्टी ने सौंपी, जनता ने सौंपी, तो मैं मध्य प्रदेश की जनता की कैसे बेहतर सेवा करूं। मैं केवल भविष्य नहीं देखता, वर्तमान देखता हूं और ये कोशिश करता हूं कि कैसे लोगों की तकलीफें कम करें, कैसे लोगों की जिंदगी में खुशियां लाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे लिए अपनी जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अगर जनता की सेवा कर ली तो भगवान की पूजा हो गई। ये मान के, ये कोई माने ना माने, लेकिन मैं बाय हार्ट करूं, हृदय से कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। फिलॉसफी में मैंने एमए किया है, मेरा सोच थोड़ा अलग ढंग का होता है और इसलिए अपनी जनता की सेवा करके अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य हम कर रहे हैं। भविष्य की कौन चिंता करे। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं फिलॉसफी में। चलिए आगे बढ़ते हुए एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूं और ये सवाल आपके पड़ोसी राज्य से जुड़ा हुआ है। सीधा सा सवाल, आपके चेहरे पर दांव लगाकर बीजेपी चुनावों में गई मध्य प्रदेश में और उसे बड़ी जीत हासिल हुई। यूपी में दिक्कत क्या है? कोई नेता ही नजर नहीं आता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब तरह के अलग अलग राज्यों में रणनीति हमने अपनाई। हमने हरियाणा में किसी को लीडर प्रोजेक्ट नहीं किया, सरकार बनी, बाद में मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में किसी को लीडर प्रोजेक्ट नहीं किया, सरकार बनी, बाद में मुख्यमंत्री बने। अलग अलग राज्यों में जहां जैसी परिस्थितियां होती है पार्टी की नेतृत्व फैसला करता है। इसलिए यूपी में भी मैं आज कह रहा हूं, फरवरी में चुनाव हो या अप्रैल में चुनाव हो, जो परिवर्तन की हवा यूपी में बह रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब कार्यक्रम के समापन का वक्त आ चला है, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात जो अधूरी रह गई हो? नहीं, मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि देश बड़ी तेजी से बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में जब देश विकास की लंबी छलांग भरने को तैयार है, सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अकेले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, देश की जनता, 125 करोड़ जनता मिलकर देश बनाएगी। मध्य प्रदेश में भी मैं अपनी जनता से ये कहता हूं, 7.5 करोड़ मध्य प्रदेशवासी एक साथ चलो। आइए हम सब मिलकर एक साथ चलें। एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो देश के विकास की दृष्टि से एक नया इतिहास रचने वाले हैं और भौतिकता की अग्नि में दग्ध इस मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कल कोई कराएगा तो वो भारत ही कराएगा। वैसे भारत के निर्माण के लिए हम अपना जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको झोंकने की कोशिश करें, वो सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया इतनी सहजता और सरलता से अपनी बात रखने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।